ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। खबर गवाह है, कल महाशिवरात्रि है। उससे पहले कांवड़ियों की आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ा है। भोले के भक्तों की एक ही मंशा कि वो पवित्र गंगा का जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। लेकिन आस्था के इस सैलाब के बीच एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कांवड़ियों की भारी भीड़ के चलते 40 मिनट तक एक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला मौजूद थी और ये एम्बुलेंस कांवड़ियों की भीड़ की वजह से फंस गई। आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में किस तरीके से एम्बुलेंस फंसी हुई है और करीब 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है इस एम्बुलेंस को फंसे हुए। लेकिन अभी तक पुलिस का एक भी जवान यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और इस जाम में ये एम्बुलेंस फंसी हुई है और अंदर मरीज भी है। और जिस तरीके से ये जाम लगा हुआ है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी फिलहाल ये जाम खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से ये जाम लगा है उसमें ये एम्बुलेंस फंसी हुई है। जो लोग हैं वो लगातार आप देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कांवड़ियों की भारी भीड़ है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको कांवड़िए ही नजर आएंगे। तो सड़कों पर उमड़ा हुआ है आस्था का सैलाब और ये बताने के लिए काफी हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर लगा जाम। इसे नियंत्रित करने में प्रशासन के तो पसीने छूट रहे हैं। पुलिस प्रशासन की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। कांवड़ियों की बाइक सड़क के किनारे लगवाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी जाम से कोई राहत नहीं मिल पा रही। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है पूरा रास्ता भगवा रंग में रंग गया है। पिछले 3 दिन से जाम की यही स्थिति बनी हुई है और ये जाम 15 किलोमीटर लंबा जाम है। ये उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम के बाद से इस जाम से लोगों को राहत मिलनी शुरू होगी। इस वक्त हम हरिद्वार के हर के पैड़ी के पास हाईवे पे मौजूद हैं, जहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भगवा रंग ही नजर आएगा। सड़क पर पूरी तरह से जो बाइक कांवड़िए हैं, जो डाक कांवड़िए हैं वही नजर आएंगे और भारी तादाद में जो कांवड़िए हैं वो पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका है। सभी मार्गों पर सिर्फ आपको भगवा रंग ही नजर आएगा और जहां तक आपकी नजर जाएगी 1-2 किलोमीटर नहीं, करीब 10 से 15 किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ है। और हरिद्वार में एंट्री करते ही जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार यहां पर जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है। और अब एक बड़ी सियासी खबर जानिए आप। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई खबर है। पिछले कुछ महीनों से धनखड़ की तबीयत खराब थी। बीते गुरुवार एक कार्यक्रम में धनखड़ की तबीयत भी बिगड़ी थी। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले धनखड़ एम्स भी गए थे। एम्स में चेकअप करवाने के लिए जगदीप धनखड़ गए थे। और वही बात की जाए मार्च महीने की, तो जगदीप धनखड़ मार्च महीने में अस्पताल में भर्ती भी रहे हैं। ये भी जानकारी देश के साथ साझा है। तो बजट सत्र के दौरान एम्स में भर्ती हुए थे जगदीप धनखड़। दरअसल कल जगदीप धनखड़ की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया उसमें वजह खराब स्वास्थ्य का बताया गया, हवाला दिया गया सेहत का, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही थी अपनी इस्तीफे वाली चिट्ठी में। और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई कि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बीते गुरुवार भी एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ गई थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले भी
जगदीप धनखड़ जो हैं वो एम्स गए थे अपने चेकअप के लिए और बजट सत्र के दौरान भी आपको ध्यान होगा एम्स में भर्ती हुए थे जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तब उनका हालचाल जाना था और अब अपनी सेहत का हवाला देकर ही कल देर शाम जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। औपचारिक तौर पर इस्तीफे की जानकारी आज सदन को भी दी गई। दोपहर 12 बजे जब राज्यसभा में उस वक्त सभापति के तौर पर मौजूद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी की तरफ से ये जानकारी दी गई, आवश्यक सूचना दी गई कि गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन के जरिए ये सूचित किया जाता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। और अब ये खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ जिन्होंने कल स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही इस्तीफा दिया, उनकी पिछले काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। बजट सत्र के दौरान वो अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। पिछले कुछ महीनों से धनखड़ की तबीयत खराब थी और बीते गुरुवार एक कार्यक्रम में भी जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ गई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित गुप्ता से जानते हैं। तो अंकित, कल मानसून सत्र के पहले दिन तो लेकिन वो सामान्य तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे थे अपना, फिर ऐसा शाम में क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रोहना, अभी जैसी जानकारी निकल के आई है, अब ये हम लोग जो है पिछले कुछ हफ्तों या महीनों के दौरान की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार खबरें सामने आती रही हैं। और अगर हम इन्हीं खबरों को देखते हैं तो पिछले 6 महीनों के दौरान ही बात करें, देखिए पिछला जो बजट सत्र चल रहा था तो हमने बाकायदा जो वो खबरें भी चलाई थी और वो बताया भी था कि किस तरह से जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हुई थी और वो एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिस दौरान प्रधानमंत्री भी उनको देखने गए थे। तो वो 3-4 दिनों के दौरान वो सदन की कार्रवाई में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था और जब वो वापस आए थे तो उन्होंने बाकायदा बताया था कि वो किस तरह से उनकी तबीयत नासाज थी और वो एम्स अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद में भी उनके वो लगातार एम्स विजिट करते रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान भी 2 ऐसी जो है जानकारियां सामने आई हैं। पहली जानकारी पिछले जो है गुरुवार को, यानी कि अब से जो है 5 दिन पहले, जब दिल्ली में ही एक कार्यक्रम था यमुना वाटिका में, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद थे। जब जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे थे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद में जो है उनको वहां पर भी जो है दवाइयां लेनी पड़ी थी और उनका जो है डॉक्टर ने देख-रेख भी की थी। और उसी के 2 दिन बाद, यानी कि शनिवार को भी जगदीप धनखड़ के बारे में जैसी जानकारी मिली है सूत्रों से कि एम्स अस्पताल वो गए थे अपनी जांच करवाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ की तबीयत जो है पिछले जो कुछ महीनों के दौरान जो सही थी, वो लगातार अस्पताल जा रहे थे, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे और इसी वजह से संभवतः कल जब उन्होंने अपना ये जो रेजिग्नेशन दिया है, यानी कि इस्तीफा दिया है, उसमें अपने स्वास्थ्य का ही जिक्र किया था। और हमारा एक और जानकारी देना चाहूंगा, आज अभी मैं जो कई सारे संसद भवन में सांसदों से बात कर रहा था तो कुछ सांसदों ने इस बात का भी जिक्र किया कि कल जब वो हाउस से निकले हैं उसके बाद जो है जब उनसे बातचीत हुई है तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के अपने परिवार वालों के साथ चर्चा कर रहा हूं। इस तरीके की बात उन्होंने कुछ जो सांसदों से की थी, यानी कि ये जो स्वास्थ्य का जो जिस बात का जिक्र उन्होंने किया है खराब तबीयत का, तो ये बात उन्होंने कल जब हाउस से वो निकले हैं, यानी कि संसद से निकले हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों से जब बातचीत की है तो उस दौरान उन्होंने अपनी खराब सेहत का जिक्र किया था और ये तक कहा था कि मैं अपने परिवार से उस बाबत चर्चा कर रहा हूं। और उसी के जो है कुछ देर बाद उनका ये इस्तीफा सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। हम आगे बढ़ रहे हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्नकाल के दौरान किसानों के सवालों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने विपक्ष से भावुक अपील करते हुए कहा कि किसानों और गांव गरीब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को न रोकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है, कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रपति से मुलाकात की है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर है।
उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है और अब राष्ट्रपति से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है, जो कि राज्यसभा के सभापति की भूमिका में भी होते हैं, तो फिर जो सभापति के तौर पर राज्यसभा में जो जिम्मेदारी का निर्वहन है वो उपसभापति को ही करना होता है। और ऐसे में आप इसे शिष्टाचार भेंट भी कह सकते हैं। उपसभापति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज फिर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सदन से बाहर संसद परिसर से एक दिलचस्प तस्वीर भी लेकिन आज के दिन सामने आई है। हुआ कुछ यूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा, अखिलेश जी संसद भवन में ही प्रदर्शन करने लगते हैं। अखिलेश यादव भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने सुना तो सामने आकर खड़े हो गए और सुनने लगे। गिरिराज सिंह का जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, अखिलेश और गिरिराज एक दूसरे से गले मिले। गले मिलने के बाद जब अलग हुए तो अखिलेश ने कहा बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और गिरिराज ने कहा ये लोग गुमराह करते हैं। ये भी देखने को मिल रही है जब गिरिराज सिंह अपने बयान में अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं और अखिलेश यादव सामने खड़े होकर के गिरिराज सिंह का बयान सुन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की भी तस्वीरें इस वक्त संसद भवन परिसर में गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव एक तस्वीर में भी। ये गिरिराज जी आ गए। तो देखिए ये तस्वीर संसद भवन ये अब आज जानते बॉम्बे चल रहा है। नहीं मैं नहीं जा रहा। निशिकांत नहीं अखिलेश जी SIR में सब सही है कह रहे हैं गिरिराज जी। नहीं कभी बीजेपी का यकीन करो, बीजेपी का कभी यकीन मत करना। तो फिलहाल अखिलेश यादव सामने खड़े होकर के गिरिराज सिंह का बयान सुनते हुए बाद में गले भी मिले और चलते चलते गिरिराज सिंह भी गिरिराज जी अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी का कभी यकीन मत करना। असल है जिसको अपने पर नहीं भरोसा होता वो दूसरों पर कैसे भरोसा करे। तो सपा को अपने आप पर नहीं भरोसा। तो देखिए तो कुछ इस तरीके से गले भी मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहता है और ये सब संसद भवन में इस तरीके की तस्वीरें भी आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज। जम्मू में सोमवार शाम से तेज बारिश जारी है, जिससे हालात खराब हैं। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से लोगों की टेंशन में इजाफा हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ चट्टानें खिसक रही हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, चेतावनी भी जारी की गई है। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में बारिश की वजह से हालात पानी। सभी जिलों में SDRF की टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है। कई जगहों पर हाईवे बाधित होने की जानकारी सामने आ रही है। जम्मू शहर में भी जगह जगह जाम के हालात देखने को मिल रहे हैं। जुलाई तक मौसम के अलर्ट के बाद जम्मू में लगातार बारिश हो रही है। हम इस समय जम्मू के तवी पुल पर खड़े हैं और मेरी इस तरफ अगर आप देखें तो आम तौर पर सूखी रहने वाली तवी नदी इस समय उफान पर है। ये बताता है कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके बाद आप देख सकते हैं जम्मू की तवी नदी पानी से लबालब हो गई है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 21 से 24 जुलाई तक जम्मू में अलर्ट जारी किया है, जिसके साथ ही इस खराब मौसम का असर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पड़ा है और वहां पर भी वाहनों को एहतियातन चलाने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग ने जम्मू में अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जिसका असर जो है वो देखने को अभी से मिल रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ है बाशले, एबीपी न्यूज जम्मू। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। चिनाब नदी भी उफान पर बह रही है। इसी के चलते रियासी में सलाल डैम लबालब है, लिहाजा डैम में जलस्तर कम करने के लिए डैम के गेट खोलने पड़े हैं। देखिए कैसे उफान मारता पानी खौफ भी पैदा कर रहा है। पानी का ये प्रचंड प्रवाह लोगों के दिलो दिमाग में सिरहन भर रहा है।
वहीं मंडी में उस वक्त चीखो पुकार मच गई जब पहाड़ का एक बड़ा पत्थर तेजी से लोगों की तरफ आता दिखाई दिया। ये चट्टान इतनी बड़ी थी, इसे देखकर लोगों की तो जान हलक में अटक गई। चट्टान का वजन कई टन रहा होगा। सोचिए जरा, अगर ये पत्थर किसी के ऊपर गिरता तो उसका क्या हाल होता। वो तो गनीमत रही कि पहाड़ से जब ये भारी भरकम चट्टान गिरी तो उस समय हाईवे पर कोई नहीं था। हालांकि ये पत्थर धनकता हुआ काफी दूर तक गया, इसके बाद आगे जाकर रुक गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार मॉनसून अपने रौद्र रूप में आ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के मंडी की। यहाँ मंडी में देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। इसकी वजह से अब जो सड़कें हैं वो बाधित हो रही हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इस बार मानसून के मौसम में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार दोपहर से ही बंद है क्योंकि मंडी से आगे, पंडोह से आगे जो है बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। हम वहीं इस वक्त खड़े हैं और आपको पहले मंजर दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ है यहाँ। ये दरअसल पंडोह से आगे टनल नंबर 12 और 13 के बीच का ये रास्ता है और यहाँ बड़ा पहाड़ी का हिस्सा जो है वो दरख्त के नीचे आया है। ये दरअसल 2 टनलों के बीच में पुल बना हुआ है और अंदाजा हम जो विजुअल्स हम देख रहे हैं उससे लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पहाड़ी का हिस्सा ये नीचे आया है। सामने आप देखेंगे जहां ये मशीन लगी है तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो पहाड़ी से दरख्त के नीचे आई हैं और सीधा सड़क पे गिरी हैं और इनको हटाना भी आसान नहीं है, इनको तोड़ा जा रहा है मशीन्स के जरिए। तो ये मंजर है यहाँ पे। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है यहाँ पे सोमवार दोपहर से ही। देखिए, हकीकत यह है कि पहाड़ों पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं। लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, भयानक तबाही। और ऐसा ही एक वीडियो चंबा से सामने आया। यहां जब लैंडस्लाइड हुआ तो उसकी चपेट में 2 गाड़ियां भी आ गई, जिसका वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरे और इन पत्थरों ने वहां खड़ी 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। सामने आई वीडियो में दिखा कि एक बड़ा पत्थर वहां खड़ी 2 कारों से जोरदार तरीके से टकराया, जिसके बाद दोनों गाड़ियां खाई गिर गई। लाइव यहाँ पे देख सकते हैं आप और लैंडस्लाइड हुआ है। गिर गई है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कार में सवार लोग पहले ही कार से उतर गए थे। कार के अंदर कोई भी नहीं था। अगर कार के अंदर कोई होता तो उसका जिंदा बचना लगभग मुश्किल था। राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में थोड़ी देर की तेज बारिश के बाद हालात बद से बदतर। थोड़ी देर की बारिश में पूरा इलाका पानी पानी हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज बारिश हुई थी, गलियों और मोहल्लों में 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया। लोगों की मुसीबत बढ़ गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं बारिश के बाद। ये देश की राजधानी दिल्ली का संगम विहार इलाका है। यहाँ सड़कें लबालब हैं, सड़क पर पानी तैरता नजर आ रहा है और लोग घुटनों घुटनों भर पानी से आते जाते दिख रहे हैं। हर साल बारिश के बाद संगम विहार इलाके में यही तस्वीर होती है। लोगों में इसको लेकर खासी नाराजगी भी है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में एक युवक मौत के मुंह में जाने से बस बाल बाल बच गया। महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी ने उस युवक की जान बचा ली। वीडियो सामने है। यह हादसा भीमताल इलाके में हुआ, जहां एक युवक बाइक से जाता दिखाई दिया। बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से एक मोड़ पर वो अपना नियंत्रण खो बैठा और उसकी बाइक फिसल गई। युवक की बाइक जैसे ही फिसली तभी सामने से एक ट्रक आ गया। अच्छी बात यह रही कि युवक ट्रक के पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गया। इस हादसे में युवक मामूली रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद युवक उठा और अपनी बाइक लेकर रवाना हो गया।
उधर राजस्थान के बीकानेर में बीती रात 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार परिवार खाटू श्याम से लौट रहा था। यहां डूंगरगढ़ के सिखवाल उपवन के नजदीक दोनों गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हुई है। 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और एक को बीकानेर लेकर जाया जा रहा था इलाज के लिए, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां देखिए कैसे चकनाचूर हो गई हैं। और अब आगे खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां मामूली बात पर मर्डर की दूसरी वारदात सामने आ गई। एक होटल कर्मचारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। चिन्हट इलाका है, होटल कर्मचारी की हत्या की वारदात यहां हुई है। विकल्प खंड में मौजूद ईशान इन होटल में वारदात हुई है। देर रात करीब 1:30 बजे का वक्त रहा होगा जब होटल कर्मचारी को गोली मार दी गई। होटल में एक लड़की रुकने के लिए पहुंची थी। आरोपी बाइक से उसे लेने पहुंचा था। होटल कर्मचारी दिवाकर यादव ने उससे पूछताछ की, जिससे नाराज आरोपी पहले उसे जान से मारने की धमकी देकर चला गया था और थोड़ी देर बाद आरोपी फिर से लौट कर आया। उसने होटल कर्मचारी दिवाकर यादव पर फायरिंग की। आरोपी ने रिसेप्शन पर होटल कर्मचारी दिवाकर को गोली मार दी। महिला मित्र के सामने ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। घायल होटल कर्मचारी दिवाकर यादव ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौका वारदात से आरोपी आकाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसके पास मिले अवैध तमंचे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब आगे अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है। दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। तलाक की सुनवाई चल रही थी और इस दौरान पहुंची पत्नी ने पति को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी का आरोप है कि पति कोर्ट में झूठ बोल रहा था, जिसकी वजह से पत्नी कह रही है कि उसको गुस्सा आ गया और उसने कोर्ट के बाहर ही पिटाई शुरू कर दी। पत्नी ने कोर्ट परिसर में जिस तरीके से पति को जमकर पीटा, उसका ये वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, पत्नी ने पहले पति का कॉलर पकड़ा, फिर जमकर उसे थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान पत्नी पति के साथ गाली गलौज करती रही। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पति पत्नी दोनों को हिरासत में लिया गया है। देश के दुश्मनों की खैर नहीं है, क्योंकि देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप पहुंच गई है। भारतीय सेना को लंबे वक्त से लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स अपाचे का इंतजार था और अब ये इंतजार खत्म हो गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भारत पहुंच गई है। भारतीय सेना इन्हें जोधपुर में तैनात करने जा रही है, यानी बिल्कुल पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर तैनाती अपाचे हेलीकॉप्टर्स की। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अपाचे दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर्स में इनकी गिनती होती है। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर भी उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में ये सक्षम है। भारतीय सेना को अमेरिकी कंपनी बोइंग से 3 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स AH-64E की ये खेप मिली है, जो आज सुबह दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर लाए गए हैं। साल 2020 में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से थल सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने का सौदा किया था। इस सौदे की कुल कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए थी। डील के मुताबिक 2024 में सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होनी थी, लेकिन ये सौदा करीब 15 महीने देरी से चल रहा है। ऐसे में आज 3 हेलीकॉप्टर्स की ये पहली खेप है पहुंची है और जानकारी ये मिल रही है कि बाकी जो 6 हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी डिलीवरी भी इसी साल में हो जाएगी। तो भारतीय सेना को अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की ये पहली खेप मिली है। हालांकि एयरफोर्स के बेड़े में ये ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स पहले से हैं। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइंग तोप कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार लगे होते हैं। ये हेलफायर मिसाइल सिस्टम से लैस है, जो टैंक और बख्तरबंद वाहन तक नष्ट करने में सक्षम है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक गन लगी होती है, जो पल भर में दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकती है। दुश्मनों पर बारूदी बारिश करने के लिए इसमें स्ट्रिंगर मिसाइल्स और हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, घातक हथियारों के साथ साथ इसमें अत्याधुनिक सेंसर्स
और नेविगेशन सिस्टम भी है, जिसकी बदौलत ये एक साथ 128 टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। मौसम खराब हो तब भी ये ऑपरेशन को बड़ी आराम से अंजाम दे सकते हैं। ये रात में भी उड़ान भरने में सक्षम है, नाइट विजन में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो अधिकतम स्पीड है इनकी वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। ऑपरेशनल रेंज इनकी करीब 500 किलोमीटर है और ये एक बार में 3.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो ये इस अपाचे हेलीकॉप्टर की क्षमता। अब आगे वो सच जिसकी खबर गवाह है। मुंबई में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर करने वाले थम नहीं रहे। घाटकोपर इलाके में एक हिंदी बोलने वाली महिला से महिलाएं भिड़ गईं। उस पर मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया। कई महिलाएं उसे घेर कर मराठी का पाठ सिखा रही थी और धमका रही थी। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलणार, मी मराठी शिकणार, बोल जय महाराष्ट्र बोल, नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। महिला की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वो अगल बगल खड़ी महिलाओं की बात दोहराने की कोशिश कर रही थी। मला माफ करो, तेरा धंधा बिंदा ना सब बेड़ा बंद हो गया। ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। अंदर नहीं आए थे, हम लोग के आंखें हैं। ये वीडियो झूठ नहीं बोलता है, समझी। जानकारी के मुताबिक महिला से मराठी बोलने को लेकर पुरुषों से कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये महिला मराठी का झंडा उठाए हुए महिला दुकानदार को धमकाने पहुंच गए। उधर मुंबई से सटे नाला सुपारा के कलाम बीच पर एक संदिग्ध कंटेनर तैरता हुआ मिला है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि ये किसी मालवाहक जहाज से समुद्र में गिर गया होगा। फिलहाल पुलिस, तटरक्षक बल और जो संबंधित एजेंसियां हैं समुद्र तट पर पहुंच गई हैं। पानी के कम होने का इंतजार किया जा रहा है और ज्वार के कारण फिलहाल ये कंटेनर जो है वो समुद्र की लहरों पर तैरता नजर आ रहा है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये कंटेनर कहां से आया है, कैसे यहां तक पहुंच गया है और साथ ही इसमें कोई संदिग्ध वस्तु होने को लेकर भी जांच की जा रही है। वो सच देख रहे थे आप जिसकी खुद खबर गवाह है। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।